हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक डिसऑर्डर क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे वो अपन पढ़ चुके थे। आज लास्ट एक डिसऑर्डर है क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट। बात करते हैं क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट की। होता क्या है, क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट, जो लिप का बॉर्डर होता है वो आपस में फ्यूज होता है जब भी फीटल लाइफ होती है, और इसके साथ साथ ही क्लेफ्ट पैलेट जो होता है यानी पैलेट जिसको अपन तालू बोलते हैं, उसके भी दोनों लेटरल बॉर्डर आपस में फ्यूज होते हैं फीटल लाइफ के अंदर। जब इनके फ्यूजन के अंदर फेलियर हो जाता है यानी आपस में फ्यूज नहीं हो पाते, जब भी क्लेफ्ट लिप आपस में बनते हैं ये नोच बनती है कि यहाँ, और ये मिलने वाला जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर को अपन बोलते हैं वर्मिलियन बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर बोलते हैं? वर्मिलियन बॉर्डर। अब इस वर्मिलियन बॉर्डर का आपस में फ्यूजन नहीं हो पाता। जनरली 5 से लेके 12 वीक यानी 5 to 12 वीक के इन बिटवीन इनका फ्यूजन होना जरूरी होता है। अब इनका फ्यूजन नहीं हो पाता, आपस में मिल नहीं पाते, यहाँ से खांच रह जाती है, एक नोच रह जाती है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। सेम उसी प्रकार से क्लेफ्ट पैलेट की बात करें तो दोनों लेटरल जो तालू जिनको बोल रहे हैं, दोनों पैलेट जो है वो आपस में फॉर्मेशन नहीं हो पाता, आपस में वो फ्यूज नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते। तो यहाँ से जो पोस्टीरियर सरफेस है तालू की उसमें ओपनिंग रह जाती है और उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट का मीन्स क्या होता है कि लेटरल जो सरफेस है पैलेट की, लेटरल पैलेट जो है उनका फ्यूजन जो है वो नहीं हो पाता है। बात करें अपन लेटरल पैलेट या क्लेफ्ट पैलेट की, तो क्लेफ्ट पैलेट जो है उनका फ्यूजन जनरली होता है 12 से लेके 14 वीक के इन बिटवीन, 12 to 14 वीक्स के इन बिटवीन। तो इसके लिए मीन्स क्या है कि 12 to 14 वीक के इन बिटवीन जो है वो लेटरल पैलेट का फीटल लाइफ के अंदर फ्यूजन नहीं हो पाता है, ओपनिंग रह जाती है, कंडीशन को अपन बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। और 5 to 12 वीक के अंदर वर्मिलियन बॉर्डर का फ्यूजन नहीं रह पाता, यहाँ से ही ओपनिंग रह जाती है, कंडीशन को बोलते हैं अपन क्लेफ्ट लिप। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था क्लेफ्ट लिफ्ट का और क्लेफ्ट पैलेट का। कुछ जगह अदर नाम भी लिखा होता है। क्लेफ्ट लिप जो होता है उसको अपन चिएलोस्काइसिस भी बोलते हैं, चिएलोस्काइसिस। दूसरा नाम है किसका? क्लेफ्ट लिफ का। और क्लेफ्ट पैलेट जो है उसको भी पैलेटोस्काइसिस बोला जाता है, पैलेटोस्काइसिस। तो ये दोनों के अदर नेम है। पैलेटोस्काइसिस मीन्स क्लेफ्ट पैलेट और चिएलोस्काइसिस मीन्स क्लेफ्ट लिप। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था कि किसका फ्यूजन में फेलियर होता है जिसकी वजह से क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन जो है वो अराइज होती है। तो ये था इनका जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद बात करते हैं अपन इसकी इटियोलॉजी की, कि क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से अपने को इन डिजीज कंडीशन का सामना करना पड़ता है। जनरल इटियोलॉजी की बात करें तो जनरल कॉमन इटियोलॉजी होती है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो अपन ऑलरेडी उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं जब अपन ने स्पाइना बाइफिडा पढ़ा था। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी क्लेफ्ट लिफ और क्लेफ्ट पैलेट होने के चांसेस हैं कि आपस में स्किन का फ्यूजन जो है वो नहीं हो पाता। इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी में मदर को हो गया तो वो भी लीड कर सकता है कि बच्चे को क्लेफ्ट लिफ्ट या क्लेफ्ट पैलेट हो जाए। कोई ड्रग अब्यूज, कोई अबनॉर्मल ड्रग अगर मदर प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ कर रही है तो उस ड्रग अब्यूज़ की वजह से भी क्या हो सकता है, क्लेफ्ट लिफ्ट या क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। इसके अलावा बात करें रेडिएशन थेरेपी को, रेडिएशन मीन्स एक्सरे के कांटेक्ट में आ गई या सिटी स्कैन करवाया प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो भी कोज कर सकता है क्या, क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट। तो ये जनरल इटियोलॉजिकल फैक्टर थे क्लेफ्ट लिफ्ट के और क्लेफ्ट पैलेट दोनों के कॉमन, कि आपको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी ड्रग अब्यूज़ हो सकता है, इसके अलावा रेडिएशन हो सकता है। तो ये कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर थे क्लेफ्ट लिफ्ट के और क्लेफ्ट पैलेट के। अब क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट के बाद में इटियोलॉजी के बाद में अपन बात करते हैं इनके साइन सिम्टम और इनके कॉम्प्लिकेशन की, कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम इसकी वजह से अपने को देखने को मिलते हैं।
चलिए बात करें साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम की बात करी जाए तो जनरली दो साइन इन दोनों बीमारियों की कॉमन साइन है कि क्लेफ्ट लिफ्ट जब भी होगा, क्लेफ्ट लिप जब भी होता है तो अपने को प्रॉब्लम देखने को मिलती है पुअर फीडिंग, यानी बच्चा जो है वो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उस कंडीशन में उसकी फीडिंग है वो पुअर होती है। पुअर फीडिंग होने के पीछे रीजन क्या है कि बच्चा जो है वो क्या नहीं कर पाता है, इजीली सकिंग नहीं कर पाता है, सकिंग पुअर होती है। सकिंग नहीं कर पाएगा तो सक नहीं कर पाता तो फीडिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। जब बात करें अपन क्लेफ्ट पैलेट की तो क्लेफ्ट पैलेट के अंदर जो चांसेस रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं एस्पिरेशन की। एस्पिरेशन के चांसेस होने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि किस चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, पैलेट का, यानी तालू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो जो नेजल कैविटी है और ओरल कैविटी है दोनों आपस में क्या है, कनेक्ट है, उनके बीच में कोई भी दीवार नहीं है। दीवार नहीं है तो जो कुछ भी बच्चा सक करेगा, जो कुछ भी बच्चा स्वेलो करेगा वो रिस्क हो सकता है कि वो किस में चला जाए, नेजल कैविटी में, या अपन ये बोल सकते हैं किस में चला जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा तो चांसेस रहेंगे किसके, एस्पिरेशन के। तो एस्पिरेशन के चांसेस रहते हैं क्लेफ्ट पैलेट में। ये कॉमन इनके सिम्टम है किसमें अपने को जनरली पुअर फीडिंग देखने को मिलती है और क्लेफ्ट पैलेट में अपने को एस्पिरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि क्या कॉम्प्लिकेशन, ये इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन या इमीडिएट साइन सिम्टम है। अगर अपन बात करें लेटर स्टेज की कि ट्रीट नहीं हुआ तो लेटर स्टेज में क्या होता है, जनरली क्लेफ्ट पैलेट की वजह से अपने को ओटाइटिस मीडिया दिखाई देता है, ओटाइटिस मीडिया दिखाई देता है। ओटाइटिस मीडिया दिखाई देने के पीछे रीज़न क्या है कि कैन की जो ईयर की जो स्टेटियन ट्यूब है वो कनेक्ट रहती है ऑरल कैविटी से और वहाँ के थ्रू इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हो जाते हैं कि ओटाइटिस मीडिया अपने को दिखाई दे सकता है अगर लॉन्ग टर्म तक जो है वो अगर ट्रीट नहीं किया गया क्लेफ्ट पैलेट को। तो इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया होगा तो अपने को हियरिंग लॉस जो है वो भी देखने को मिल सकता है। और ये एस्पिरेशन हो रहा है कंटिन्यूसली, अगर फूड का कोई भी पार्टिकल अगर नेजल कैविटी में जा रहा है या नेजल कैविटी का प्रेशर प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ओपनिंग कहाँ हो रही है उसकी, ओरल कैविटी के अंदर भी, तो उस प्रॉपर प्रेशर नहीं बनने की वजह से आवाज़ जो है पेशेंट की सही से नहीं आती है बच्चे की, यानी हाइपर नेजल स्पीच जो है अपने को देखने को मिलता है। हाइपर नेजल स्पीच जो है वो अपने को देखने को मिलता है। तो ये कॉमन साइन सिम्टम या लेटर स्टेज की कॉम्प्लिकेशन है जो अपने को देखने को मिल सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया देखने को मिल सकता है, हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है, हाइपर नेजल स्पीच देखने को मिल सकता है। बट अगर मेन सिम्टम की बात करी जाए तो पुअर फीडिंग होगा या पुअर सकिंग होगा, या इसके अलावा बात करें तो पेशेंट में एस्पिरेशन के चांसेस बच्चे में जो है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या थे, इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम थे जो अपने को क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में दिखाई देते हैं। आज पर लास्ट में अपन बात करते हैं क्लेफ्ट लिप और पैलेट के मैनेजमेंट की कि क्या मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। तो जनरली मैनेजमेंट बात करिए तो मैनेजमेंट इसका सर्जिकल होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट का डिस्कशन अभी अपन करेंगे। उससे पहले जनरल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि जनरल मैनेजमेंट अपने को क्या करना है। जनरल मैनेजमेंट की बात करी जाए कि कैसे अपन क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जो है वो उनको बचा सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन बचाने के लिए जनरली होता क्या है कि जो सकिंग एबिलिटीज होती हैं उनको क्या करना होता है, सकिंग एबिलिटी जो होती है उसको कंटिन्यूसली असेस करो और उसको इम्प्रूव करो ताकि बच्चा जो है वो इजीली क्या कर सके, सक कर सके। और एस्पिरेशन की प्रॉब्लम से क्या बचाना होता है, बच्चे को एस्पिरेशन से प्रिवेंट करवाना होता है, एस्पिरेशन से प्रिवेंशन करवाना होता है। इससे पहले अगर इन दोनों से पहले अगर जनरली देखा जाए सबसे मेन जो फिनोमिना है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ आ सकती है, एस्पिरेशन या क्लेफ्ट लिफ्ट की वजह से एयरवे के अंदर। तो जब भी अपन कहीं भी किसी भी प्रायोरिटी की बात करते हैं ABC के अकॉर्डिंग तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो किसको देते हैं, एयरवे को, उसके बाद ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्या होगी, एयरवे कि एयरवे जो है वो कैसा होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए। अगर प्रायोरिटी में कहीं भी ऑप्शन एयरवे पेटेंट है तो लगभग हर जगह आंसर क्या जाएगा, पेटेंट एयरवे। तो पेटेंट एयरवे यानी एयरवे को प्रोटेक्ट करना है, एयरवे को क्लीन रखना है, उसके अंदर कोई भी फूड का पार्टिकल, कोई भी लिक्विड जो है वो ना चला जाए। कंटिन्यूसली बच्चा जो है उसका एयरवे जो हो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। उसके बाद बात करें सकिंग एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करनी है, एस्पिरेशन जो है उससे क्या करना है, बच्चे को बचाना है। इसके अलावा बात करें तो जब भी फिटिंग करवाते हैं तो एक पेडल स्पून आती है। पेडल स्पून अगर शेप की बात करी जाए तो आगे की तरफ जो चोंच जो होती है वो आगे की तरफ थोड़ी बड़ी होती है
ऐसी स्ट्रक्चर होती है पेडल स्पून की। यानी कहने का मतलब जब भी इस स्पून से अपन फीडिंग करवाते हैं बच्चे को, तो स्पून का आगे का जो नोच होता है वो बड़ा होता है ताकि पोस्टीरियर सरफेस तक वो खाना पहुंचा सके। पोस्टीरियर सरफेस या पोस्टीरियर फेरिंग्स तक, लास्ट तक अगर वो खाना पहुंचा रहा है, इट मीन्स वो कहाँ नहीं जाएगा, नेजल कैविटी में नहीं जाएगा, वापस एस्पिरेट होने के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं। तो ओरल कैविटी का जो पोस्टीरियर सरफेस है उस तक खाना पहुँचा दिया जाए तो कौन सी स्पून काम में लेते हैं अपन जनरली? पेडल स्पून जो है वो जनरली काम में ली जाती है। वो किससे बचाती है बच्चे को? एस्पिरेशन से बचाती है। तो पेडल स्पून जो है वो काम में ली जाती है। इसके अलावा न्यू टेक्निक काम में ली जाती है, मॉडिफाइड टेक्निक फीडिंग के लिए, और उस टेक्निक को बोलते हैं अपन ESSR। अब बात करें ESSR का मतलब क्या होता है। ESSR में E रिप्रेजेंट करता है एनलार्ज निप्पल को। एनलार्ज निप्पल का मीन्स क्या होता है कि जब भी बच्चे को फीड करवाया जा रहा है तो निप्पल जो होती है उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। जिस भी आर्टिफिशियल निप्पल से अपन बच्चे को फीडिंग करवा रहे हैं, निप्पल का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए तो पूरी ओरल कैविटी को क्या करेगा? कवर करेगा, जिसकी वजह से एस्पिरेशन के चांसेस जो हैं वो कम होंगे और बच्चा सकिंग भी आराम से कर सकेगा। सेकेंड कंडीशन की बात करी जाए, एस रिप्रेजेंट करता है सकिंग एबिलिटी को। इसका मीन्स क्या है कि सकिंग एबिलिटी जो है वो भी अपने को क्या करनी है? इम्प्रूव करनी है। सकिंग एबिलिटी बच्चे की जो है वो क्या करवानी है? बढ़वानी है, इंक्रीज करवानी है। सेकंड एस की बात करें, सेकंड एस का मतलब होता है स्वेलो। बच्चा इजीली स्वेलो करे। स्वेलोइंग इजीली कैसे होगी? अगर अपन पोस्टीरियर सरफेस तक कोई भी खाना पहुंचाएंगे तो स्वेलोइंग के चांसेस हैं। इजीली बच्चा इजीली स्वेलो करेगा, इजीली निगल जाएगा खाने को, जिसकी वजह से भी एस्पिरेशन के चांसेस जो हैं बढ़ेंगे। और लास्ट में क्या है? आर रिप्रेजेंट करता है रेस्ट को। तो ये मॉडिफाइड टेक्निक है जिसके थ्रू भी अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं कि बच्चे की पुअर फीडिंग ना हो और बच्चे को एस्पिरेशन का रिस्क क्या हो? कम से कम हो। तो ESSR टेक्निक जो है वो काम में ली जाती है। जब भी बच्चे को फीडिंग के बाद रेस्ट देते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो कौन सी पोजीशन बच्चे को देनी है? उस कंडीशन के अंदर बच्चे को अपराइट पोजीशन देनी है। कौन सी पोजीशन में बच्चे को रखना है? अपराइट पोजीशन में। जब भी बच्चे को फीडिंग करवा दी, आफ्टर द फीडिंग बच्चे को कौन सी पोजीशन में रखना है? अपराइट पोजीशन में। तो ये क्या था? जनरल मैनेजमेंट था क्लेफ्ट लिप का और क्लेफ्ट पैलेट का, कि नर्स को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिखानी है। इसमें भी अगर प्रायोरिटी आ जाए तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? पेटेंट एयरवे को। अब इसके बाद बात करते हैं अपन कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट, यानी कि सर्जिकल मैनेजमेंट। कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट सिर्फ सर्जरी होगा कि जो पार्ट ओपन है उसको वापस से क्या कर दिया जाए? स्टिच कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए सुचर लगा के। तो सर्जरी की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी सर्जरी अपन परफॉर्म करते हैं, बात करेंगे और इन दोनों के सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब अपन बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे पहले बात करें अपन क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी होती है, क्लेफ्ट लिप को वापस से सूचर करना पड़ता है, वापस से रिपेयर करना पड़ता है। उस प्रोसीजर को अपन प्रॉपर बोलते हैं चीलोप्लास्टी। चीलोप्लास्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जनरली सर्जिकल मैनेजमेंट से पूछ जाते हैं कि कौन सी सर्जरी बोलते हैं जो लिप्स की होती है? चीलोप्लास्टी। कब करते हैं जनरली? टाइम होता है जनरली 3 to 6 मंथ ऑफ एज। यानी बच्चा जब भी 3 से 6 महीने का होता है उसके इन बिटवीन अपन क्या करते हैं? सर्जरी परफॉर्म करते हैं। उसके बीच में अपने को सर्जरी करनी होती है। सर्जरी करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट के लिए एक रूल ऑफ 10 होता है। रूल ऑफ 10, बच्चा इस रूल को फॉलो करना चाहिए तभी सर्जरी होगी। रूल ऑफ 10 का मीन्स क्या होता है कि बच्चा जो है उसके वेट की जनरली बात करी जाए तो वेट जो है वो कितना होना चाहिए? 10 पाउंड होना चाहिए। इसके अलावा बात करें अपन हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन भी कितना होना चाहिए? 10 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रतिशत जो है वो उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बात करें लास्ट थर्ड की, तो एज है वो बच्चे कितनी होनी चाहिए? 10 वीक होनी चाहिए।
तो ये क्या है, जन कंबाइंड इस रूल को अपन क्या बोलते हैं, रूल ऑफ 10। इस रूल ऑफ 10 को जब बच्चा फॉलो करेगा तो भी अपन क्या करेंगे, सर्जरी जो है वो चेलोप्लास्टी जो है परफॉर्म करेंगे। तो इस कंडीशन में बच्चे का अगर बात करें वेट, अगर केजी में पूछा जाए तो 10 को 2.2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो वेट किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। बल्कि रूल ऑफ 10 में तो किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ पाउंड में आएगा। तो 10 पाउंड उसका वेट होना चाहिए, 10 ग्राम प्रतिशत उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए और एज भी उसकी क्या होना चाहिए, कम से कम 10 वीक। अगर इस रूल को बच्चा फॉलो करता है, इस रूल से अबव सारे क्राइटेरिया बच्चे के हैं, तभी अपन क्या परफॉर्म कर सकते हैं, चेलोप्लास्टी। तो ये क्राइटेरिया थे, इस एज के बीच में करना है। प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं। अब बात है कि प्रोसीजर जब भी करते हैं तो प्रोसीजर करने के बाद जब भी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पोस्ट ऑप रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करी जाए अपनी, तो जब भी सूचरिंग लगाते हैं, जब भी लिप को अपन सूचर करते हैं तो जनरली कौन सी टेक्निक से करना है अपने को, जेड टेक्निक से सूचर लगाना है। जेड टेक्निक से सूचर लगाने के पीछे रीजन क्या है कि जेड टेक्निक से जब भी सूचरिंग करेंगे तो बच्चा क्राई करेगा, जब भी प्रेशर बढ़ेगा लिप के ऊपर तो सूचर जो है वो रिमूव होने के चांसेस जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। अदरवाइज अगर सिंपल सूचरिंग करते हैं तो उस कंडीशन में सूचर जो है वापस अपने प्रायर प्लेस से हट जाते हैं, स्किन है वो आपस में फ्यूज नहीं हो पाती है। तो जेड टेक्निक जो है उससे क्या करना है, अपने को सूचरिंग करनी है। इसके अलावा बात करी जाए सूचरिंग के अलावा तो बच्चे का प्रेशर रिमूव करने के लिए कुछ असिस्टेंट डिवाइस काम में ली जाती हैं और डिवाइस को बोलते हैं अपन लोगान बो। लोगान बो जो होती है वो क्या होता है कि लोगान बो के अंदर अपन ओरल कैविटी के ऊपर प्रेशर अराइज कर देते हैं, जिसकी वजह से जब भी बच्चा क्राई करेगा, स्माइल करेगा, उसकी वजह से यहाँ से स्ट्रेचिंग नहीं होगी, और स्ट्रेचिंग नहीं होगी तो उस कंडीशन में अपन जो सूचर रिमूव होने के चांसेस जो है वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। सूचर लॉन्ग टाइम तक स्टे रहेंगे, जिसकी वजह से लिप जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो असिस्टेंट डिवाइस जो होती है वो कौन सी काम में ली जाती है, लोगान बो डिवाइस जो है वो काम मिल जाती है ताकि स्ट्रेचिंग से बचा जा सके। इसके अलावा बात करें अपन पोजीशन की, तो जब भी बच्चे की क्लेफ्ट लिफ्ट की सर्जरी होती है तो बच्चे को कभी भी प्रोन पोजीशन जो है वो नहीं दी जाती है। यानी प्रोन पोजीशन जो है वो क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। बच्चे को कौन सी पोजीशन में रखना है, सिर्फ और सिर्फ सुपाइन पोजीशन में रखना है, और साथ साथ अगर टर्न भी करवाना है तो कौन सी साइड में टर्न करवाना है, अनऑपरेटेड साइड में। यानी जिस साइड में सूचर बच्चे को नहीं लगे उसी साइड में बच्चे को टर्न करवाना है, ऑपरेटेड साइड में बच्चे को टर्न नहीं करवाना है, और सुपाइन पोजीशन में हमेशा बच्चे को रखना है। इसके अलावा जो सकिंग एबिलिटीज जो होती हैं उनको कंटिन्यूसली असेस करते रहना है, और बच्चे का एयर में भी क्या रहना चाहिए, पेटेंट रहना चाहिए, कोई एस्पिरेशन का चांसेस जो है वहाँ नहीं रहने चाहिए। तो जनरली सुपाइन पोजीशन उस केस में दी जाती है, और अनऑपरेटेड साइड में बच्चा जो होता है उसको क्या करवाया जाता है, टर्न करवाया जाता है। इसके अलावा बात करें कि बच्चे को जब भी फीडिंग करवाइए और फीडिंग करवाने के बाद अगर सूचर पर कोई भी फीडिंग का मटेरियल लगा है, कोई भी खाना अगर बच्चे को खिलाया, दूध अगर बच्चे को पिलाया है, तो सूचर जो होते हैं उनको फीडिंग के बाद क्लीन किया जाता है। और क्लीन किससे किया जाता है, नॉर्मल सलाइन से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सूचरिंग को क्लीन करने के लिए अपन कौन सा लिक्विड जो है काम में लेते हैं, तो क्या काम में आएगा, नॉर्मल सलाइन जो है उससे सूचर को क्लीन किया जाता है। तो ये क्या था, सारा का सारा पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट था कि जेड टेक्निक लगाएंगे, असिस्टेंट डिवाइस जो है वो लोगान वो अपन काम में लेते हैं, पोजीशन बच्चे को कौन सी देनी है, और बात करें फीडिंग के बाद अगर सूचर को क्लीन करना है तो कौन सी लिक्विड से अपने को सूचर को क्लीन करना है। ये सारी की सारी चीज़ें किसके लिए थी, क्लेफ्ट लिप के लिए। अब बात करें अपन क्लेफ्ट पैलेट के लिए पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है वो क्या हो सकता है, या ऑपरेशन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं अपन क्लेफ्ट पैलेट के सर्जिकल मैनेजमेंट की। क्लेफ्ट पैलेट की जब भी सर्जरी करनी होती है उसके लिए भी स्पेसिफिक एज बच्चे की होनी चाहिए, 6 to 24 मंथ के इन बिटवीन उसकी सर्जरी करी जाती है। यानी बच्चे की एज कम से कम 6 से लेकर 24 महीने के इन बिटवीन होनी चाहिए। जब भी सर्जरी करते हैं तो इसके अंदर भी क्या करते हैं अपन, सूचर लगा के जो ओपनिंग नेजल कैविटी के बीच में और ऑरल कैविटी के बीच में जो ओपनिंग है उसको सूचर लगा के क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। बात करें इसके अंदर भी फीडिंग के बाद जनरली पोजीशन की, तो क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी जो होती है, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी में पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है क्लेफ्ट लिप के। क्लेफ्ट लिप में अपन बच्चे को कौन सी पोजीशन दे रहे थे, सुपाइन पोजीशन। यहाँ पोजीशन कौन सी देंगे, प्रोन पोजीशन। और सुपाइन पोजीशन इस केस के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है जब भी बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हो रही है। क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी रिपेयरमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पैलेटोप्लास्टी।
पैलेटोप्लास्टी। तो पैलेटोप्लास्टी के बाद जनरली कौन सी पोजीशन बच्चे को देनी है, प्रोन पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन जो है वो नहीं देनी है। और कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है कि बच्चे का एयरवे जो है वो क्या है, पेटेंट है। कई बार ऐसा होता है कि ओपनिंग जो है अगर बाय चांस कहीं से रह जाती है तो उस कंडीशन के अंदर भी जो साइंस में अपने लास्ट में डिस्कस किया था कि हाइपर नेजल स्पीच अपने को देखने को मिलता है। तो हाइपर नेजल स्पीच अगर देखने को मिलता है तो स्पीच का जो थेरापिस्ट होता है उसके पास बच्चे को काउंसलिंग के लिए भेजना है, स्पीच थेरापिस्ट जो होता है, ताकि बच्चा जो है वो आपस में प्रॉपर वर्डिंग जो है वो काम में ले सके, प्रॉपर आवाज़ जो है वहाँ से जनरेशन हो सके, हाइपर नेजल स्पीच का शिकार ना हो। तो अगर पैलेटोप्लास्टी सही से परफॉर्म नहीं करी गई तो हाइपर नेजल स्पीच होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं या इसका कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में अपन स्पीच थेरापिस्ट के पास बच्चे को काउंसलिंग के लिए भेजते हैं ताकि हाइपर नेजल स्पीच की कंडीशन जो है उससे इम्प्रूव हो सके। तो ये क्या थी पोजीशन थी, कौन सी पोजीशन देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक केस में क्या रहेगी, हमेशा और हमेशा पेटेंट एयरवे जो है बच्चे का देखना है, किस टाइम पीरियड पे अपन जो है वो सर्जरी जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक और बात करी जाए दोनों केसेस के अंदर, कॉमन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बच्चे को रिस्ट्रेंट लगा के रखने हैं। रिस्ट्रेंट लगाने का मीन्स क्या है, एल्बो का रिस्ट्रेंट लगा के रखना है ताकि बच्चा यहाँ से हैंड जो है फोल्ड नहीं करे। अगर बच्चा हाथ यहाँ से फोल्ड करेगा एल्बो जॉइंट से तो हो सकता है कि वहाँ से सूचर रिमूव कर ले, या अगर पैलेटोप्लास्टी हुई है तो ओरल कैविटी से भी जो है वो कोई ना कोई ब्लीडिंग के चांसेस या रिस्क जो है वो इंक्रीज रहती है। इस वजह से बच्चे को कोई भी एल्बो का रिस्ट्रेंट लगा के रखा जाता है ताकि एल्बो फोल्ड करके वो खुद का कोई नुकसान जो है वो ना कर ले, उसकी वजह से सूचर रिमूव या किसी भी इंजरी या फर्दर ब्लीडिंग के चांसेस जो हो क्या हो, कम हो। तो ये आज की क्लास थी अपनी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। हो सकता है उम्मीद लगा आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।